नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर शैक्षिक प्रबंधन तरसाना विश्वविद्यालय का सृजन। और हम लोग बात कर रहे थे पाठ्य सहगामी क्रियाओं की। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने जो हमारा पिछला वीडियो उसके अंतर्गत देखा था कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गठन किया जाता है तो उनमें किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जब आयोजन करवाया जाता है तो किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के करवाना होता है और किन सिद्धांतों का पालन करना होता है। उद्देश्य मतलब कि जो ये सहगामी क्रियाएं करवाई जा रही है उनका पाठ्यक्रम से संबंध होता है। अब होता है तो अध्यापक है उस संबंध को किस प्रकार जाने और किन उद्देश्यों को लेकर वो चले जिनसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं का आयोजन भी सफल हो जाए और जो हमारा पाठ्यक्रम से इसका संबंध है वो भी जुड़ा रहे। तो आइए हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं। पहला है विविधता। विविधता के अंतर्गत एक जो प्रधानाचार्य हो या अध्यापक हो उन्हें ये ध्यान रखना होता है कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जा रही है वो विविधता पर आधारित हो। मतलब कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जिनके संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उन गतिविधियों का आयोजन हमारे विद्यालय में करवाना चाहिए। क्योंकि विविधता से मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करवाना। एक ही प्रकार की गतिविधि होती है विद्यालय में तो बालक है विद्यार्थी है वो बोर हो जाते हैं। बोर मतलब कि उनका जो कहें कि हम लोग उत्साह रहता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए अलग अलग गतिविधियों का जब आयोजन करवाया जाता है तो विद्यार्थी उनमें भाग लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और जो अध्यापक है वो भी उनका सहयोग प्रदान करने में रुचि रखते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों का सहयोग। विद्यार्थियों का सहयोग। अब बात कर लीजिए कि विद्यार्थियों के सहयोग का उद्देश्य रहना चाहिए कि विद्यार्थियों से सहयोग लिया जाए। इस बात को ध्यान में रखकर इनका आयोजन करना चाहिए। विद्यार्थियों सहयोग मतलब कि वो इस जो ये गतिविधि है उनमें भाग लें और जो बालक भाग नहीं ले रहे हैं उनको अतिरिक्त कार्य दिया जाए। जैसे कि व्यवस्था से संबंधित कोई कार्य है, जलपान इससे संबंधित कोई कार्य है। इस प्रकार के जब उनको कार्य दिए जाते हैं तो वो बालक वॉलेंटियर के भांति कार्य करते हैं और सभी बालकों की रुचि इसमें लगी रहती है। तो विद्यार्थियों का सहयोग लेकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो गतिविधि करवाई जा रही है उसका संपूर्ण कार्यभार बच्चों को वॉलेंटियर बनाकर दे दिया जाए। जैसे कि प्रैक्टिस का कार्य भी वो करेंगे, अध्यापक केवल उनको निर्देश दे कि इस प्रकार आप कार्य करो और समय समय पर आकर उनको परामर्श देता रहे। अगला है शिक्षकों पथ प्रदर्शक के रूप में। शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में, जैसा कि मैंने कहा कि पथ मतलब राह दिखाने वाले। शिक्षकों की भूमिका यहाँ पर किस प्रकार की हो कि बालकों को किस प्रकार कार्य करवाना है ना। खुद न करके बालकों को वो कार्य करवाएंगे तो बालक है वो उनमें ये रहेगा कि हमें कोई उनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी। वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। सभी के पास जिसके पास जैसा कार्य होता है वो उस कार्य को बहुत अच्छा करने का प्रयास करता है। तो शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में जब कार्य बालकों को बांट देंगे तो बालक है वो उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगला है साधनों की पर्याप्तता। साधनों की पर्याप्तता। साधनों की पर्याप्तता का भी विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि जो संसाधनों की अगर कमी होती है तो हमें हमारे जो प्रोग्राम हम लोग जो एक्टिविटीज जो हम लोग करवाते हैं वो सफल नहीं हो पाती है। साधन अगर कम होंगे या फिर संबंधित साधन हमारे पास है ही नहीं तो हम लोग उस प्रतियोगिता का आयोजन तो करवा देते हैं लेकिन वो सफल नहीं होती है। या फिर अगर हम संसाधनों को कहीं से अरेंज भी कर देते हैं तो उसका जो व्यय होता है वो हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है। क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं कि राजकीय विद्यालय के अंतर्गत जो सरकार है एक ही बार मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो सभी विद्यालयों में एक ही बार पहुंचाती है। उसके बाद उसका रख रखाव रखना होता है और कहीं पर ऐसा होता है कि वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में जो अध्यापक है तो वहाँ पर किसी के पास भी कार्यभार होता नहीं है तो वो सुधराए नहीं जाते हैं और इसी क्रम में वो खराब हो जाते हैं। तो
तो होता ये है कि फिर आप किराए पे मंगवाएं, आपका जो रिकॉर्ड है वो तो ये कह रहा होता है कि ये संसाधन आपके पास है, लेकिन रख रखाव सही तरीके से नहीं होने के कारण वो टूट जाते हैं या फिर वो खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है कि सरकार भी इसका व्यय वहन नहीं करती है और आसपास से भामाशाहों से, दानदाताओं से हमें व्यय की व्यवस्था करनी होती है। इसीलिए साधनों की पर्याप्तता का विशेष ध्यान रखना है और उसी आधार पर सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाना होता है। फिर है विद्यार्थी क्रियाओं का चयन में स्वतंत्रता, क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता, मतलब कि जो सहगामी क्रियाएं आयोजित की जा रही है उसका चयन विद्यार्थियों को स्वयं करने दिया जाए। कोई भी क्रियाएं अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों पर थोपी नहीं जाए कि आप इस कार्य को बहुत अच्छा करोगे, आप इसी को करो। बच्चा बोल रहा है कि नहीं, मुझे ये क्रिया नहीं करनी है, मुझे इसमें भाग नहीं लेना है, तो बच्चे को फोर्स नहीं करना है। बालक है वो अपने अनुसार, उसे जिसमें रुचि है उसी अनुसार वो स्वतंत्रता से चयन कर सकता है। इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। फिर है सने सने कार्यान्वित करना। सने सने कार्यान्वित करना। अगली बात है धीरे धीरे कार्यान्वित करना, मतलब कि कोई भी क्रिया है, ऐसा नहीं है कि आप ना लगातार ऐसी सहगामी क्रियाएं करवाई जा रहे हैं, पाठ्यक्रम आपका बिल्कुल अधूरा है, आप लोग केवल क्रियाओं को करवाने पे ध्यान दे रहे हो। तो आयोजन के समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको सहगामी क्रियाएं करवानी है, क्या, लेकिन धीरे धीरे समय रहते रहते उन क्रियाओं का आयोजन करवाना रहता है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम के साथ साथ एक बार साथ साथ सहगामी क्रियाएं करवाई जाती है तो बालक पढ़ने में भी रुचि लेते हैं और इन क्रियाओं को करने में भी रुचि लेते हैं। बालकों में उत्साह बना रहता है कि अब हमने इतना पढ़ लिया है, इसके बाद हमारे ये प्रोग्राम होने वाला है, तो बालक है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो सने सने कार्य को कार्यान्वित करना होता है। अगला है उचित निरीक्षण व्यवस्था। उचित निरीक्षण व्यवस्था। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जब करवाई जाए तो निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि निरीक्षण की व्यवस्था नहीं होती है, निरीक्षण के अभाव में कार्य है वो सफल आयोजित नहीं हो पाता है। सहगामी क्रियाएं हैं वो करवाई जा रही है, जब ऐसा बाहर से जज बुलवाए जाते हैं, कभी कभी विद्यालय के अध्यापकों को जज बना दिया जाता है, कभी अभिभावकों को जज बना दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बालकों के अंतर्गत ये उत्साह रहता है कि हमें बाहर के व्यक्ति देखने आने वाले हैं, वो हमारा जजमेंट करेंगे, तो बालक है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं और वो पूर्व तैयारी पे रहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन खराब ना हो। ठीक है, तो यदि जब निरीक्षण की व्यवस्था वहाँ पर होती है तो बालकों का जो उत्साह है वो उसी प्रकार बना रहता है और बालक है वो तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट है समय तालिका में स्थान प्रदान करना। समय तालिका में स्थान प्रदान करना। अगली बात का ये ध्यान रखना है कि समय तालिका में इसे स्थान देना है, किसे, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को। यदि समय तालिका में स्थान पाठ्य सहगामी क्रियाओं को नहीं दिया जाता है, सपोज भाई पाठ्य सहगामी क्रिया है वो हो सकता है कि विद्यालय आवर्स के बाद हो रही है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए भी तो रिक्त कालांश देने होंगे, जीरो कालांश नहीं होगा। तो शिक्षक है वो किस प्रकार बच्चों को पथ प्रदर्शक बनेंगे, किस प्रकार राह दिखाएंगे और विद्यार्थी वो किस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समय सारणी के अंतर्गत इन एक्टिविटीज को स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उचित निर्देशन प्रदान करना। उचित निर्देशन प्रदान करना। अब अगली बात है उचित निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रधानाचार्य है वो सहयोग तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ समय समय पर निर्देशन देते रहे कि आप लोग इस एक्टिविटीज को करवा रहे हैं, आप इस प्रकार से करवाइए, वहाँ पर इस प्रकार एक्टिविटीज हुई थी तो ये पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए किया था, वहाँ पर ये कमियाँ पाई गई थी, हम इन कमियों को दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग इस प्रकार कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें निर्देशन के रूप में एक प्रधानाचार्य शिक्षकों को और विद्यार्थियों को दे ताकि इन जो कमियाँ रह जाती है उनमें सुधार किया जा सके। अब है संचालन हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदु।
संचालन की बात कर रहे हैं हम, तो संचालन हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदु, संचालन हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदु। जब संचालन किया जाए तो किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए? किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाया जाए, किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाया जाए। जो भी सहगामी क्रिया है, अलग अलग सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाए, किसी एक को अनिवार्य रूप से न किया जाए। दूसरा है उच्च अधिकारियों का इनके संचालन में कम से कम हस्तक्षेप। अब उच्च अधिकारी को कहना क्या होता है कि आप ऐसे करें, वैसे ना करें, केवल उनका कहना होता है, लेकिन जो कार्य को करता है उसे पता होता है कि किस प्रकार कार्य को करना है और क्या दिक्कतें हमें आएगी। तो उच्च अधिकारी केवल इस बात का ध्यान रखे कि जितना सहयोग हो उतना सहयोग दे, उन हस्तक्षेप करके कार्यक्रम को बिगाड़े नहीं, क्योंकि केवल ऑर्डर देने से कार्य नहीं होता है, कार्य को करना होता है। और कार्य को करना कौन जानता है? जो कार्य को कर रहा है या फिर जो कार्य को करवा रहा है, ये सारी चीजें उनको याद होती है। जो उच्च अधिकारी है केवल पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक बाद में दे, लेकिन पहले ही हस्तक्षेप ना करे। नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्य आधारित हो, शैक्षिक मूल्य आधारित हो। मतलब कि जो सहगामी क्रियाएं हैं उनमें शैक्षिक मूल्य निहित हो। और शैक्षिक जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो हर समय सही नहीं होते हैं, इसीलिए शैक्षिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही इन कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अब अगली बात ये ध्यान रखनी है कि शिक्षक हैं, हो सकता है कुछ शिक्षक इसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन उन्हें उस कार्य के प्रति जो कहे कि रूल्स नियम वगैरह होते हैं वो ज्ञात नहीं होते हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा सकता है, क्योंकि वे आगे आ रहे हैं इस कार्य को करवाने के लिए। तो उस कार्य को किस प्रकार किया जाता है, किन नियमों को ध्यान में रखा जाता है, ये सारी चीजें सिखाकर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था। जब इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाए तो धन है उसकी व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, अन्यथा कार्यक्रम बीच में ही असफल हो सकता है। इसीलिए धन की व्यवस्था करते हुए ही कि भी आगे, क्योंकि बजट है वो पहले से निश्चित होता है कि हमारे पास सालाना इतना बजट है और हम इन प्रकार की गतिविधियां करवाएंगे तो ये बजट हमारे लिए सही है। प्रधानाध्यापक है वो अपनी पहले ही बजट की जो वार्षिक योजना है उसके अंतर्गत बजट को लिखता है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा व्यय हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो जो बजट की व्यवस्था है वो पहले से ही कर लेनी चाहिए। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, अपने शब्दों में इस उत्तर को निवेदनात्मक उत्तर के रूप में आपको लिखना है। और
अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।